इस लेक्चर में हम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फॉरेन एक्सचेंज, पहले तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कैसे बिहेव करती है। जैसे बाकी कमोडिटीज बिहेव करती हैं वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी बिहेव करती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। एग्जांपल के लिए डॉलर, तो डॉलर की डिमांड कैसे बिहेव करेगी, है ना। तो डिमांड का मतलब ही होता है रिक्वायरमेंट। और अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्यों होती है हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट। फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें पेमेंट्स करने होते हैं। जब भी हम यू कैन से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के पे हमें पेमेंट करने होंगे। इंपोर्ट गुड्स का करो या सर्विसेज का करो, अगर आपको इंपोर्ट पे पेमेंट्स करने हैं तो सीधी सी बात है आपकी फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड क्रिएट होगी। मतलब डॉलर के लिए, एग्जांपल के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूँ तो कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इंपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विस का, इसलिए आपको पेमेंट करना है, और आपको पेमेंट करना है डॉलर्स में, तो इसलिए आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, डॉलर्स की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अगर टूरिज्म की बात करें तो आपको टूरिज्म पे जाना है ना, टूर पे जाना है तो आपको एक्सपेंडिचर करने हैं, वो बिजनेस टूर हो सकते हैं, पर्सनल टूर हो सकते हैं, और उसके लिए भी आपको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और डॉलर की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे आपको रेमिटेंस करना है, जैसे किसी पर्सन का सन या डॉटर जो है वो फॉरेन में पढ़ाई कर रही है या मेडिकल के लिए जाना है, एक्सपेंसेस हैं, आपको गिफ्ट्स भेजने हैं, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाते हैं, जिनका कोई रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं या इस तरह के जो रेमिटेंसेज होते हैं उन्हें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहा जाता है। अब फॉरेन में कोई रहता है तो उसको तो हमें डॉलर में पैसे भेजने हैं ना, तो फिर डॉलर खरीदने पड़ेंगे, इस वजह से डॉलर की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अगली बात करते हैं, अगर हम कोई असेट परचेज करना चाहते हैं फॉरेन में ना, फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई घर खरीदना चाहते हो या आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हो, आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो फॉरेन में, तो उसके लिए आपको वहाँ पे लैंड, बिल्डिंग वगैरह खरीदने पड़ेंगे। सीधा आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, जैसे फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको शेयर्स खरीदने किसी फॉरेन कंपनी के, तो वहाँ की करेंसी चाहिए और इसलिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेकुलेशन। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में सीधे सीधे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसी चीज़ का, कि जैसे कोई कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो कमोडिटी खरीद के बेच दो, ठीक है, कम प्राइस पे खरीदो, हायर पे बेच दो। इसे आप स्पेकुलेशन कहते हैं, इसे आप एंटिसिपेशन कहते हैं, इसे आप अंदाज़ा लगाना कहते हैं। तो अंदाज़ा लगा के भी लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसको हम स्पेकुलेशन कहेंगे। और आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अगेन डॉलर खरीदना है, राइट। तो उस वजह से हमें डॉलर की डिमांड, डॉलर खरीदना है मतलब डॉलर आप परचेज कर रहे हो सिर्फ अंदाजे के लिए, कि आप ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि आज डॉलर की प्राइस कम है, कल बढ़ जाएगी, आज खरीद लेता हूँ कल बेच दूंगा, राइट। इस वजह से भी आपकी डॉलर की डिमांड आती है। एंड द लास्ट थिंग, आपने फॉरेन करेंसी में कोई लोन लिया था, डॉलर में लोन लिया था, डॉलर में रिपे करना पड़ेगा। आज डॉलर में रिपे करना है तो आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तभी तो आप रिपे करोगे, राइट। तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से डॉलर की डिमांड क्रिएट होती है। डॉलर एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, हम कहेंगे फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होती है। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने बताया कि डिमांड क्यों होती है, हमें डॉलर की या फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों चाहिए। अब जैसे बाकी कमोडिटीज होती हैं, है ना, आप कोई भी कमोडिटी ले लो, एप्पल ले लो, एप्पल की डिमांड बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा उससे। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो मार्केट में प्राइस की वजह से डिमांड पे असर आता है। ये वन वे ट्रैफिक है, आपके अकेले डिमांड करने से मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन प्राइस चेंज होने से, मार्केट में प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड पे असर आएगा। तो यहीं से शुरू करते हैं कि अगर प्राइस जो है वो फॉल हो रही है मार्केट में, डॉलर की प्राइस फॉल हो रही है, डॉलर खरीदना सस्ता हो रहा है, पहले मैं डॉलर 80 रुपए में खरीदता था, अब मैं 75 में खरीदूंगा, तो डेफिनेटली लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, फॉरेन के गुड्स चीपर लगेंगे आपको खरीदना, तो इस वजह से डॉलर की डिमांड जो है वो राइज कर जाएगी। तो देखो यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे राइज है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरने से डिमांड बढ़ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस कम होने से डिमांड जो है वो राइज कर जाती है। ये इनवर्स रिलेशन मेंटेन्ड रहता है, और ये लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था, हर कमोडिटी के लिए ऐसे ही रहता है, डॉलर के लिए भी ऐसे ही होगा या फॉरेन करेंसी के लिए भी ऐसे ही होगा।
इम्पैक्ट क्या होगा? सपोज ऐसा हुआ सर कि डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई या प्राइस जो है वो फॉल हो गई, तो प्राइस फॉल होने पे सबसे पहला असर हम देखते हैं इंपोर्ट्स पे क्या पड़ेगा। आपको फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते लगने लगेंगे, क्योंकि आप जितना परचेज कर पाते थे फॉरेन के प्रोडक्ट्स वो डॉलर की हेल्प से कर पाते थे, अब डॉलर ही सस्ता हो गया है तो आप ज़्यादा परचेज कर पाओगे, तो ये इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विस चीपर महसूस होंगे। अगली बात, टूरिज्म प्रमोट होगा, डॉलर सस्ता हुआ है, लोग ज़्यादा विदेशों में जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ जाना घूमना सस्ता हो गया है, राइट। तीसरा, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर डॉलर सस्ता लग रहा है तो आप ज़्यादा खरीदना चाहोगे उसे, राइट, तो डॉलर ज़्यादा परचेज होगा। और स्पेकुलेशन का मतलब मैंने बता दिया, स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो गेन ढूंढते हैं मार्केट में, राइट, अंदाज़ा लगाते हैं कि यार डॉलर में हम गेन कर सकते हैं, अब अभी हम खरीद लेते हैं, बाद में बेच देंगे हायर प्राइस होने पे। इस कर्व को अगर आप देखो तो ये कर्व क्या समझाता है, चलो मैं इस कर्व को समझा दूं। सपोज आपकी पहले प्राइस यहां थी, ठीक है, आर से डिनोट कर रहा हूं एक्सचेंज रेट को, तो ओ आर प्राइस थी, तो ओ आर से आप कितना क्वांटिटी परचेस करते थे? एग्जाम्पल के लिए आप R1 ले लेता हूं, OQ1 क्वांटिटी परचेस करते थे। अगर रेट फॉल हो गया, OR से OR2 पे हो गया, तो ये रेट अगर फॉल हो गया OR2 पे आ गया, तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड कहां गई? Q2 पे। तो ये इनवर्स रिलेशन शो कर रही है लाइन, ठीक है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस फॉल हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस फॉल हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बनाया है क्वांटिटी जो कि एक्स एक्सिस पे रखी हमने, ठीक है, और रेट जो है वो वाई एक्सिस पे रखा हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंपल एक डिमांड कर्व क्रिएट किया है जो इस बात को दिखा रहा है कि प्राइस में फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। एंड इन दिस सिनारियो कमोडिटी इज फॉरेन एक्सचेंज। कमोडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि डॉलर, फॉरेन करेंसी, राइट। इसकी दूसरी तरफ हम सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सप्लाई के एंगल से देखूं कि कब फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई होता है, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ेगी? डॉलर आप बेचने कब जाओगे? सप्लाई इज रिलेटेड टू सेलिंग, सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू सेलिंग। जैसे डिमांड बाइंग से रिलेटेड है, वैसी सप्लाई सेलिंग से रिलेटेड है। तो अगर सपोज आपको फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है, आपको डॉलर रिसीव होते हैं $1000 एग्जांपल के लिए, तो आपके पास डॉलर इनफ्लो हुआ है, आपको डॉलर रिसीव हुआ है। अब ये डॉलर तो आप इंडिया में होल्ड नहीं कर पाओगे, कोई भी देश अलाउ नहीं करता उसकी होम करेंसी के अलावा कोई लोग फॉरेन करेंसी होल्ड करे, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट करे, ऐसा तो कोई देश अलाउ नहीं करता। तो इस फॉरेन एक्सचेंज को, मतलब इस डॉलर को हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा होम करेंसी में। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में रुपी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसका पर्पस समझ लो कि हमें डॉलर मिले हैं और हमें इस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है, इस वजह से सप्लाई होगा। सप्लाई होगा मतलब मैं सेल करूंगा, किसकी? फॉरेन करेंसी की। आई होप मेरी बात समझ में आई, क्योंकि मैं डॉलर तो रख नहीं सकता ना, मुझे डॉलर बेच के रुपया लेना होगा हाथ में। ये एक कमोडिटी जैसा है, इस कमोडिटी को बेच दो और आपके हाथ में इंडियन रुपीज आ जाएंगे, मनी आ जाएगी, राइट। तो ये सप्लाई इंक्रीज होता है जब तो एक्सपोर्ट की वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है, ऐसा सिंपल बोल सकते हो कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, वहां से डॉलर आए, डॉलर को आपने रुपये में कन्वर्ट किया, मतलब आप डॉलर का सप्लाई बढ़ा रहे हो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? मैंने पहला रीजन तो समझा ही दिया, एक्सपोर्ट के अलावा और क्या हो सकता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो डॉलर आएंगे इंडिया में, डॉलर आएंगे तो फिर हम उसे बेचेंगे तो सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी का सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। रेमिटेंसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जैसे हम कह रहे थे कि हमारा कोई व्यक्ति है जो बाहर रहता है, उसे हम गिफ्ट भेज रहे हैं, उसे डेली रूटीन लाइवलीहुड के लिए कुछ पैसे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे हम डिमांड क्रिएट कर रहे थे क्योंकि हम डॉलर खरीद के डॉलर भेज रहे थे। अब वहाँ का कोई पर्सन अपने किसी इंडियन वहाँ के किसी पर्सन का कोई रिलेटिव इंडिया में रहता है, राइट, और उस रिलेटिव को उसे भी यही करना है, उसे डेली रूटीन लाइवलीहुड के लिए पैसे भेजने, गिफ्ट्स भेजने, तो उसे तो
वो तो उसने तो डॉलर भेज दिए, ये व्यक्ति क्या करेगा, उस डॉलर को बेच के रुपये में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। ये व्यक्ति उस डॉलर को बेच के रुपये में कन्वर्ट कर लेगा। इसके अलावा स्पेकुलेशन की बात करते हैं हम। स्पेकुलेशन क्या होते हैं? तो देखो, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। यहां पे अगर आपको लगता है कि आज डॉलर की प्राइस ज्यादा है और कल कम हो जाएगी और मुझे इस पीरियड में डॉलर की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आज डॉलर बेच दूंगा सपोज 100 रुपए पे, मेरे हाथ में 100 रुपए आ गए, और जब इसकी प्राइस जो है नीचे चली जाएगी सपोज 95, तब मैं खरीद लूंगा, तो 5 रुपीज का गेन कमा लिया मैंने। तो स्पेकुलेशन की वजह से भी लोग सप्लाई क्रिएट कर देते हैं डॉलर की, डॉलर बेचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लोन फ्रॉम आरओडब्ल्यू का फुल फॉर्म है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर बाहर से कहीं बाहर के लोग जो है वो इंडिया में आके लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो तो डॉलर ले आएंगे इंडिया में। अब बैंक्स के हाथ में आ गए डॉलर, उन्होंने तो उनको रुपये दे दिया, इस डॉलर का बैंक भी क्या करेंगे, आरबीआई के रिजर्व में जमा कराएंगे और इंडियन करेंसी ले लेंगे, तो इस वजह से भी सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। ग्रांट्स एंड डोनेशन, ठीक है, फॉरेन से बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं और डोनेशन देती हैं इंडिया में, तो वो भी सब डॉलर भेजते हैं। डॉलर भेजते हैं तो यहाँ की जो एजेंसी होगी, जिसे आप एनजीओ भी कहते हो, वो एनजीओ उसको कन्वर्ट कराएगी रुपये में, मतलब वो डॉलर बेचेगी। तो इस वजह से डॉलर का सप्लाई क्रिएट होता है। तो ये कुछ रीजंस है, इन्हें एक या दो बार रीड कर लो, काफ़ी सारे दिमाग में रह जाएंगे। तो ये रीजंस है फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। आगे चलते हैं। इसके कर्व के बारे में बात करें तो ये सप्लाई कर्व जैसा बनेगा। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इसे हम कमोडिटी की तरह से ले रहे हैं, डॉलर राइज होती है। हमेशा मैं प्राइस में चेंज से अपनी सप्लाई या डिमांड को रिलेट करता हूं, अपनी सप्लाई या डिमांड से प्राइस को रिलेट नहीं करता। वन वे ही होते हैं ये दोनों लॉ, ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल है, मैं बाजार में किसी चीज को आज खरीदने चला जाऊंगा तो उसकी प्राइस थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन उसकी प्राइस बदल गई है तो डेफिनेटली मेरे ऊपर इंपैक्ट आएगा और मैं अपनी डिमांड या सप्लाई में चेंज करूंगा। तो यहां सप्लाई की बात हो रही है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज की राइज कर जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब उसकी प्राइस राइज कर जाती है, उसकी प्राइस राइज कर जाती है, तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेंगे, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, पहला, फॉरेनर्स को इंडिया के गुड्स सस्ते लगने लगेंगे। पहले वो जितने डॉलर्स में इंडिया के गुड्स खरीद रहे थे, अब उससे कम डॉलर देके उतने ही गुड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि अब $1 में ज्यादा पैसे आ जाएंगे। पहले $1 अगर 80 रुपए का था तो आज 82 का हो जाएगा, तभी तो हम राइज कहेंगे डॉलर की प्राइस में। तो आप उतने ही डॉलर में ज्यादा परचेज कर पाओगे। पीपल वांट टू मेक स्पेकुलेटिव गेन, ये दूसरा रीजन हो गया। प्राइस में जब भी मूवमेंट आता है, लोग तो अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। प्राइस राइज होगी ऐसा लगता है तब भी फायदा ढूंढ लेते हैं, प्राइस फॉल होगी तब भी फायदा ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अगर प्राइस फॉल होने का लग रहा है, आज खरीदो, प्राइस फॉल होने का लग रहा है ना, किसी चीज की प्राइस गिरेगी आगे जाके, तो मैं आज क्या करूंगा, बेच दूंगा, बाद में खरीद लूंगा। और अगर प्राइस राइज लग रही है तो आज मैं खरीद लूंगा, बाद में बेच दूंगा। तो फायदा ढूंढना बहुत आसान है, राइट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म, इन दो चीजों के लिए भी लोग, इन दोनों चीजों पे भी इंपैक्ट आएगा ना सप्लाई का, ठीक है। फॉरेन से इंडिया में आके लोग ज्यादा टूरिज्म करेंगे क्योंकि इंडिया अब उन्हें सस्ता लगेगा, राइट। यहां पे जो रिलेशनशिप है वो कैसा हो रहा है, डायरेक्ट देखो, प्राइस राइज करी थी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ा दिया था। एक्स एक्सिस पे किसको रख लेंगे इस बार, क्वांटिटी सप्लाई। वाई एक्सिस पे किसको रख लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब जिसको आप प्राइस कह रहे हो। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं कि सपोज प्राइस पहले यहां थी, यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, प्राइस पहले यहां थी, रेट यहां था R1, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ये कर्व एक डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अगर प्राइस राइज करेगी तो क्वांटिटी भी राइज करेगी, दोनों बढ़ रहे हैं साथ में। फॉरेन एक्सचेंज एंड FER मतलब उसका प्राइस, दोनों राइज करेंगे और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इट इज सिंपल सप्लाई कर्व, ये कुछ नहीं है, ये सप्लाई कर्व है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पिछले साल, ठीक है। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऑलरेडी पढ़ रखे थे। डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशन था, सप्लाई कर्व डायरेक्ट रिलेशन था। वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डिमांड कर्व बनता है,
प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में सप्लाई कर्व बनता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का क्या मतलब है, कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से सप्लाई क्रिएट होती है। जो डिमांड है वो सिंपल डिमांड कर्व पे डिपेंड जैसी ही बनेगी, ठीक है, और जो सप्लाई है वो भी सिंपल सप्लाई कर्व को फॉलो करेगी, मतलब वही इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन फॉलो होगा। आई होप आई मेक इट क्लियर। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।